हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई लोग? हम्म। गुड इवनिंग नोमा। गुड आफ्टरनून त्रिषा। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। राधे राधे। हम फाइन। गुड इवनिंग आकांक्षा, कीर्तन, गुड आफ्टरनून। जय माता दी। जय महाकाल। जिया। ध्रुव। हमने नया चैप्टर चालू किया और नए चैप्टर में भी हमने एकदम एबीसीडी वाली चीजें अभी तक करी हैं। राइट। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें 4 सेगमेंट होंगे। केटायन रेडिकल हम कर चुके हैं। तो जैसे ही केटायन खत्म होगा, आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। और टीटीएस में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि प्रोबेबली खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, और ये रहेगा। हमने शुरुआत की बहुत ही बेसिक चीज से, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहला था एडिशन रिएक्शन। आज आप बताइए, अब आप लोग सोते हुए भी ये बता सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन हो रही है या नहीं? कैसे बताएंगे बताइए? बताइए कैसे बताएंगे आप लोग? अर्नव, पहला क्लास है। बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आपका। रक्षित पांडे, कुछ बड़ा है बताएंगे? रक्षित पांडे खुद कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है, बताएंगे? कीर्तन, 2 वीक्स, नेक्स्ट 2 वीक्स। मेरे भाई, क्या आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में पाई बॉन्ड होगी, राइट हैंड साइड में पाई बॉन्ड कम हो जाएगी? देखिए समझना, शब्द मैंने क्या प्रयोग किया है। तुम कहोगे लेफ्ट हैंड साइड में पाई बॉन्ड होगी, राइट साइड में पाई बॉन्ड नहीं होगी। मैंने क्या कहा? लेफ्ट साइड में पाई बॉन्ड होगी, राइट साइड में पाई बॉन्ड कम हो जाएगी। ये दोनों में फर्क है। एलिमिनेशन, रिवर्स। राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड से ज्यादा पाई बॉन्ड होगी। एलिमिनेशन इज ए रिवर्स ऑफ एडिशन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे पहचानेंगे अगर कभी आ जाए? राइट हैंड साइड में पाई बॉन्ड बढ़ रही होगी। सही है या नहीं? ओके, यहां देखिए, यहां 0 है, यहां 1 है। और यार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबको पता है। कुछ हटाओ उसकी जगह कुछ लगाओ, कुछ हटाओ उसकी जगह एच हटाया सीएल लगाया, सीएल हटाया ओएच लगाया, एच हटाया सीएल लगाया। तो दीज आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आकांक्षा, यू आर राइट। ओके मेरे भाई, एक लास्ट था रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसमें सब कुछ उतना ही रहता है, सब कुछ उतना ही रहता है, बस वो चीजें रीअरेंज हो जाती हैं, उनकी पोजीशन या साइट वो रीअरेंज हो जाती है। राइट। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसमें नेट एनर्जी रिलीज होती थी। एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो जिसमें नेट एनर्जी कंज्यूम होती थी। याद रखना, एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होता है, और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच या चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। फिर मेरे भाई, घर से निकलते ही हम पहुंच गए सीधा प्रोडक्ट तक, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। इसे बोलते हैं वन स्टेप रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन के बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं आता। इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, ऐसी चीजें नहीं आती। ठीक है। 2 स्टेप या मल्टी स्टेप रिएक्शन, घर से निकलते ही बीच में कहीं थोड़ा सा रुके, उसके बाद प्रोडक्ट तक गए, तो बीच में इंटरमीडिएट दिखेगा। ये इंटरमीडिएट केटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, रेडिकल हो सकता है। रिएक्टेंट यहां से निकले, यहां इंटरमीडिएट। और एक और बात मैंने बताई थी इस ग्राफ की खास बात, पहला मिनिमा रिएक्टेंट, आखिरी मिनिमा प्रोडक्ट, बीच के सारे मिनिमा इंटरमीडिएट, बीच के सारे मिनिमा इंटरमीडिएट। एक कह रहा एक और इंटरमीडिएट होता तो क्या हम ऐसे करते? हाँ भाई हाँ। मेरे भाई, जितने मैक्सिमा हैं वो सारे क्या हैं? ट्रांजिशन स्टेट, अनस्टेबल सिचुएशन, ट्रांजिशन स्टेट। मेरे भाई, आज हम जो पढ़ेंगे बहुत बेसिक्स, 2-3 पॉइंट्स हैं, उन्हें करेंगे और उसके बाद हम मेन स्ट्रीम चैप्टर में घुस जाएंगे। ओके। बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बात है। चंपक लाल जी, नहीं नहीं, टेस्ट का सिलेबस ये नहीं है बेटा, टेंशन नहीं लेने का।
मेरे भाई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एक छोटा सा एग्जांपल पूछ रहा हूं, ठीक है? आप बताइए, ये एग्जांपल मैं हर उसमें लेता हूं। मान लीजिए एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट, जो साइकिल के पार्ट्स बनाती है और फिर उसे असेंबल करके कंप्लीट साइकिल तैयार करती है, राइट? तो अब बताइए उस कंपनी में कितनी यूनिट है? एक यूनिट है जिसमें मान लेते हैं 10,000 साइकिल के फ्रेम तैयार होते हैं, साइकिल फ्रेम। दूसरा स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि 50,000 सीट्स जो होती हैं वो तैयार होती हैं, गद्दी जो होती है जिसपे बैठा जाता है। थर्ड स्टेप में 100,000 व्हील्स तैयार होते हैं, ठीक है? ऐसे सारे पार्ट्स कई स्टेप्स में तैयार होते हैं मेरे भाई। लेकिन सारे स्टेप्स को जब हमने ध्यान से देखा तो हमने ये पाया कि जो साइकिल में चेन होती है, चेन, वो किसी वजह से मात्र 500 चेन्स बनती हैं। अब आप मुझे बताइए, एक दिन, ये पर डे प्रोडक्शन है, पर डे प्रोडक्शन, तो मुझे बताइए एट द एंड ऑफ द डे कितनी साइकिल्स कंप्लीटली तैयार होंगी? कितनी साइकिल कंप्लीट तैयार होंगी, मतलब कंपनी का प्रोडक्शन कितना होगा? कंपनी का प्रोडक्शन कितना होगा बताएं? लास्ट में, दिन के अंत में कितनी कंप्लीट साइकिल तैयार होंगी? वेल डन। क्या ये आंसर 500 है? तो कंपनी का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है, रेट ऑफ प्रोडक्शन, क्या रेट ऑफ प्रोडक्शन सबसे स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड कर गया या नहीं? क्या रेट ऑफ प्रोडक्शन, समझो इस बात को, क्या इस पूरी कंपनी का जो हर स्टेप का जो प्रोसेस है, अब आप यहां चाहे 10,000 बनाइए, चाहे 20, चाहे 30, चाहे 40, चाहे 50, चाहे 1 लाख फ्रेम बना लीजिए, साइकिल तो 500 ही तैयार होगी। इसी प्रकार से किसी भी रिएक्शन में वो रिएक्शन पर सेकंड कितना प्रोडक्ट देगा, ये उसके सबसे स्लोएस्ट स्टेप पर डिपेंड करेगा। किसी भी रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा। जो सबसे स्लो चल रहा होगा वही होगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को हम यहां लिखते हैं कि आरडीएस क्या होता है। आरडीएस होता है स्लोवेस्ट स्टेप इन एनी रिएक्शन। रेट उसी पर डिपेंड करेगा, स्लोवेस्ट स्टेप इन एनी रिएक्शन। पूरी ऑर्गेनिक में, पूरी ऑर्गेनिक में जब भी रेट कंपेयर करने की बात आएगी तो आप उस रिएक्शन के आरडीएस को ही, आरडीएस स्टेप को ही चेक करोगे। तो जब हम इस ऑर्गेनिक में और अंदर जाएंगे, कोई रिएक्शन पढ़ेंगे, तो हम वहां उस रिएक्शन के आरडीएस को चेक करेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को चेक करेंगे। सही बात है या नहीं? ठीक है। नोमा, तुम अकल से पैदल हो बेटा, ठीक है ना? तुम्हें गधे ये नहीं पता कौन सी क्लास है, उसमें क्या होमवर्क था, डैश की तरह मुंह मार रहे हो इधर उधर। तो मेरे भाई पहली बात समझिए, किसी भी रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप जो होगा वो आरडीएस होगा। अब मैं अगली जो बात बताऊंगा उसे अच्छी तरीके से सुनना। एक्चुअली इट्स नॉट पॉसिबल कि हम किसी रिएक्शन को लिख के उसके आरडीएस को पता कर लें कॉपी पेन पर। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि हम लेबोरेटरी में तो जाएंगे नहीं, हम आपको कुछ ट्रिक्स के माध्यम से कुछ लॉजिक्स देंगे कि भाई देखो ये 3 स्टेप हैं, इन 3 स्टेप में ये फास्ट लगेगा तुम्हें, ये फास्ट है, ये स्लो है। एक्चुअली वो मुझे पहले से पता है कि इसका आरडीएस कौन सा है। तो एक्चुअली इट्स नॉट पॉसिबल कि हम किसी रिएक्शन को मात्र देख कर, उसके स्टेप्स को देख कर, जब तक हम उसे लेबोरेटरी में कराएं नहीं प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसेस के साथ, तब तक हम नहीं पता कर सकते। लेकिन डरने की बात नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तो हम लॉजिकली इसे कनेक्ट करेंगे और हम ये देख पाएंगे कि ऑलमोस्ट हर रिएक्शन में हम आरडीएस पहचान लेंगे कि कौन सा स्टेप स्लोवेस्ट है, रेट डिटरमाइनिंग है। एक बच्चा कह रहा हम भी पहचान लेंगे। हमने कहा कहां पहचान लोगे?
कह रहा है जो वन स्टेप रिएक्शन होगी। अब एक गधे, जिसमें एक ही स्टेप है वही आरडीएस होगा। अरे मजा तो तब है ना जब एक से ज्यादा स्टेप हो और हमें आरडीएस पहचानना हो। एक से ज्यादा स्टेप हो तो हमें आरडीएस पहचानना हो। सही है या नहीं? पहले बहुत लॉजिकली समझो, ठीक है? मतलब ना निकालो, लॉजिक लगाओ गधे। सच्चाई बता रहा हूं, समझिए। तो आरडीएस क्या होता है? वी नो दैट सिंगल स्टेप रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वही आरडीएस हो जाएगा। अब बात करते हैं बाकी स्टेप्स की, तो जब वो क्वेश्चन आएगा तो हम वहां पर समझेंगे उस चीज को। तो एक चीज ये आपको समझ में आ गई मेरे भाई। एक और वर्ड आता है, इस शब्द को समझें। ये शब्द भी जेई पूछ चुका है और ये कई जगह आएगा। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। सारे लोग प्लीज 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 इसे देखें। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, ठीक है जी। क्या है इसका मतलब, पहले समझेंगे फिर करेंगे। मान लीजिए जैसे कोई रिएक्शन चल रही है, ये एग्जांपल देखिए, सारे देखें, और ये एग्जांपल ए है। इस एग्जांपल में क्या है, ये हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो, SN1 SN2। तो जैसे ये देखिएगा, ये C, ये H, ये H। सारे लोग प्लीज देखें, आपको अभी किसी की याद आने वाली है बहुत तेजी से। और ये Cl, और ये आया कौन, इसे पहचानो, ये है कौन, NaOH। सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बताइए जल्दी से, ये कौन सी रिएक्शन की याद दिला रहा है आपको? आपने हाल फिलहाल में ही पढ़ा है इसे। क्या ये आपको एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म की याद दिला रहा है या नहीं? बताइए। वेल डन, वेल डन, वेल डन चंपक, वेल डन प्रिंस, वेल डन केशव, वेल डन गौरव, वेल डन ओम, वेल डन खुशी। क्या ये SN2 है? बहुत आराम से सुनिए। अब ये आपको पता है SN2 सिंगल स्टेप प्रक्रिया है। अब बताइए इसके आरडीएस को, एक ही स्टेप वही आरडीएस है। सोच लो बेटा, सोच लो जल्दी से, खटाक से सोच लो। तो तुमने क्या सोचा, क्या पाया है? क्या तुम्हारा आंसर ये आया है? और मेरे भाई, आपने पूरी मैकेनिज्म आपके दिमाग के इर्द गिर्द है। क्या आपने देखा कि OH माइनस यहां अटैक करता था, बैक डोर एंट्री लेता था, और लात मार के Cl को कहता था चल निकल, चल निकल, हाँ या ना? तो मेरे भाई रेट, इस समय इस रिएक्शन का कोई रेट होगा, हमने उसे मेजर कर लिया, कुछ आया होगा रेट। अब मैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट आपको समझा रहा हूं मेरे भाई। अगर अगर मैं कहूं कि ये पूरी रिएक्शन दोबारा कराई जाए, अगर मैं कहूं ये पूरी रिएक्शन दोबारा कराई जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। पूरी ऑर्गेनिक में ये टर्म्स बार बार यूज होंगे, लेकिन जब ये दोबारा कराया जाए तो मैं H को उसके आइसोटोप से रिप्लेस कर दूं। क्या आपको पता हाइड्रोजन का एक आइसोटोप्स होता है ड्यूटीरियम? हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ड्यूटीरियम होता है, राइट? आइसोटोप एक ड्यूटीरियम होता है। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो, ये भी SN2 है, इसमें भी OH माइनस बैक डोर से आएगा, Cl को कहेगा चल निकल पहली फुर्सत में। मेरे भाई ये जवाब आएगा। अब सोचने समझने जानने और सीखने वाली बात यह है, क्या H की जगह उसका आइसोटोप, H की जगह उसका आइसोटोप ले लेने से क्या काइनेटिक्स में, काइनेटिक्स मतलब रेट में, काइनेटिक्स मतलब क्या, रेट में कोई एप्रिसिएबल चेंज आएगा? बहुत ध्यान से सुनिए, कोई एप्रिसिएबल चेंज, देखिए चेंज तो आएगा, क्योंकि अगर ये अलग हो गया तो चेंज आएगा। क्या ये चेंज नोटिसेबल है? क्या ये चेंज इतना है कि इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है? ये इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, आपको जानकर मौजा आएगा। क्या है मौजे वाली बात, कि इस रिएक्शन का रेट जो होता है उसे आप ऐसे लिखते हैं, R, मैं H लगा दे रहा हूं, मतलब जब हाइड्रोजन था तो ये आएगा KH, एंड ये है RX। मैं जनरलाइज कर दे रहा हूं, तो जनरलाइज ना करें।
ये आ गया CH3Cl और ये आया NaOH। ये इसका रेट है, बहुत आराम से सुनिएगा, ठीक है जी। और अगर हम डी वाले केस में रेट की बात करें तो ये हो जाएगा D, RD, KD, CD3। रेट लॉजिकली देखें अलग अलग है, अलग अलग है, लेकिन काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कब माना जाता है? इसे साइंटिस्ट बहुत क्लियरली ये सोचते हैं और बोलते हैं कि भैया देखो, इन दोनों रिएक्शन के, बहुत ध्यान से सुनना, मैं एकदम प्योर चीज बता रहा हूं, इन दोनों रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को कंपेयर करो, रेट कांस्टेंट को कंपेयर करो, KH अपॉन KD, KH अपॉन KD को कंपेयर करो। मेरे भाई अगर ये 1 से 2 के आसपास रहता है, अगर ये 1 से 2 के आसपास रहता है, ये बुक किस चीज है, प्योर बता रहा हूं, फिर देसी तरीके से भी बताऊंगा। अगर ये KH अपॉन KD 1 से 2 के आसपास रहता है तो हम बोलते हैं नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। हम क्या बोलते हैं इस केस में? बोलते हैं नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट एप्लीकेबल, नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट एप्लीकेबल। 1 से 2 नहीं, 1 से कम भी हो सकता है, मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो है मोरलेस ऐसा कुछ है इसके आसपास, मोरलेस ऐसा। और बहुत सारी रिएक्शंस ऐसे जिनमें आपको पूछा जाएगा आइसोटोपिक इफेक्ट, अगर KH और KD 6-7 के आसपास मिलता है, अराउंड 6 और 7, तो भैया यहां बोला जाता आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट। अब समस्या ये है कि हमें कौन आएगा बताने आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट? हमें कौन बताने आएगा कि क्या 2 से कम है, 2 के आसपास है या 6-7 के आसपास है? हमें कौन बताएगा? हमें कोई नहीं बताएगा, हमें कोई नहीं बताएगा। सर फिर हम क्या करेंगे? अरे हम बताते हैं ना जी। फिर मेरे भाई हम एक बुद्धि का प्रयोग करेंगे, मनुष्य होने के नाते हम ऐसा कर सकते हैं। पीछे लगेरा और जो मनुष्य नहीं है वो क्या करें? नहीं, वो भी देखें, वो भी कोशिश करें। ध्यान से सुनिए, आप बस ये देखिए कि क्या H की जगह D कर देने से क्या प्रक्रिया में कोई बहुत मेजर चेंज आया है? क्या प्रोसेस में कोई मेजर चेंज आया है क्या? OH माइनस बैक अटैक कर रहा है और Cl हट रहा है। अच्छा, ये इधर जुड़ रहा है, Cl हट रहा है, इधर वही हो रहा है, ये जुड़ रहा है, Cl हट रहा है। तो सर H की जगह D आने से कोई खास फर्क तो पड़ा नहीं। D डायरेक्ट यूज तो हो ही नहीं रहा। डी ने डायरेक्ट आकर सीना तान के आगे थोड़े खड़ा हो गया कि हम ऐसा नहीं करने देंगे। मेरे भाई अब मैं इसे एकदम देसी तरीके से बता रहा हूं, अगर CD बॉन्ड या CH बॉन्ड रिएक्शन की मैकेनिज्म में RDS में पार्ट ले रहा है, पार्ट मतलब वो इन्वॉल्व हो रहा है, तो आइसोटोपिक इफेक्ट आएगा आएगा आएगा। लेकिन अगर CH बॉन्ड रिएक्शन की RDS में पार्ट नहीं ले रहा है तो आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं आएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मानते भी हैं कि SN2 में CH बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता डायरेक्ट, तो हम SN2 के लिए क्या बोलते हैं? नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। मेरा पूरा फोकस इस समय काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट पर है। अब मैं आपको एक और रिएक्शन दूंगा, उसमें आपको बताना है। एक कह रहा D बल्कि है, उससे प्रॉब्लम होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, रेट सेम नहीं होगा, रेट हल्का फुल्का चेंज होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि मेजरेबल चेंज। यहां RH और RD क्लोज होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं सेम होंगे, दे वुड बी वेरी क्लोज। नो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट मतलब रेट इज वेरी क्लोज। अब मैं एक रिएक्शन आपके मुंह पे मारूंगा और आप मुझे बताइएगा कि क्या इस रिएक्शन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट होगा या नहीं। सारे देखो, सारे देखो, बोर्ड पर देख रहे हो ना मेरे भाई? ये कंपाउंड है और आपको जवाब देना है। देखिएगा खटाक से जवाब आएगा आपका। अगर आप इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो आपका जवाब आएगा
मेरे भाई ये बेस है OH माइनस, ये बेस है OH माइनस, देखो मगर बोर्ड पर। और मैंने क्या किया, मैंने यहां पर H को D कर दिया। अब प्रक्रिया यूं है कि OH माइनस ये CH बॉन्ड तोड़ रहा है, CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं और CCl भाग रहा है, और ये सब एक साथ हो रहा है, और ये सब एक साथ हो रहा है साइमल्टेनियस। पीछे लगा रहा है, इसका मतलब एक स्टेप की प्रक्रिया। हाँ भाई हाँ, आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि इस रिएक्शन को हम E2 बोलते हैं, हालांकि अभी नाम में मत जाना। तो मेरे भाई जवाब आया CC डबल एंड वाटर एंड Cl माइनस। देखो मगर बोर्ड पर C प्लस HOD प्लस Cl माइनस। मुझे बताओ, तुम सारे बुच्चे बताओ, आपकी समझदारी से आपको क्या लगता है कि इस रिएक्शन में आइसोटोपिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा? प्लीज चेंज, प्लीज टेल मी योर आंसर। वेल डन कविता, वेल डन अभय राजपूत, वेल डन मोहम्मद आफिद, वेल डन आदित्य, वेल डन प्रीतम, वेल डन जेठालाल, वेल डन पीयूष। मेरे भाई अब आप देखिए, सिंगल स्टेप है। क्या आपकी निगाहें ये देख पाई हैं क्या कि CH बॉन्ड डायरेक्टली इन्वॉल्व है, OH माइनस को ये बॉन्ड तोड़नी पड़ रही है। यहां भाई साहब आइसोटोप वाली बॉन्ड तोड़ोगे, बहुत मजबूत होती है बेटा, बहुत मजबूत होती है, बहुत मजबूत होती है। तो जवाब आया काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट प्रेजेंट, राइट। और तो और क्या हम ये भी समझ गए हैं कि यहां हाइड्रोजन वाली रिएक्शन फास्ट होगी ड्यूटेरियम वाली से, क्योंकि CD बॉन्ड तोड़ना टफ है, CD बॉन्ड तोड़ना टफ है। तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि आपको RDS अगर पता है, अगर आपको RDS पता है तो आप काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट पता कर ले। वेल डन, वेल डन, बिल्कुल सही है। शैतांशु, आई मीन सितांशु, शैतांशु नहीं है, सितांशु है ये। तो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, इसे हम इजी तरीके से लिख सकते हैं लाइक इफ CH bond, right, is involved directly in RDS, then kinetic isotopic effect is observed, is observed। ठीक है जी। अब हमने सारे छोटे छोटे पॉइंट किए, एक छोटा पॉइंट और है। एक बच्चा आया, कह रहा सर मैं कुछ बोलूं, मैंने कहा बोलो। कह रहा एक एग्जांपल मेरे मन में भी है, मैंने कहा हाँ बोलो। कह रहा सर ये आपने आज ही कराया है, ये H, सारे लोग देखेंगे ये H, ये Cl। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे बताओ ये कौन सी रिएक्शन की याद दिला रहा है आपको? बताइए कौन सी रिएक्शन की याद दिला रहा है? मेरे सवालों का जवाब दो, ये कौन सी रिएक्शन की याद दिला रहा है? बताइए। SN2, राइट, बिल्कुल सही बात। SN2। अगर मैं पूछूं इनका रेट तो आप कहोगे सेम ही है, अगर कंसंट्रेशन सेम लिया गया है तो सेम ही, सब कुछ सेम ही तो है। मेरे भाई अब यहां पर एक और नया शब्द है, उसको समझ लें। क्या आपको पता है रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता था? OH माइनस यहां अटैक करता था और Cl को बोलता था चल निकल, यहां अटैक करेगा, Cl को बोलेगा चल निकल। मेरे भाई क्या आपको पता है कि जो लीविंग ग्रुप है क्लोरीन, ये अगर इसके आइसोटोप्स हों, क्लोरीन के भी आइसोटोप्स होते हैं 35 एंड 37।
तो बताइए क्या इस समय आइसोटोपिक इफेक्ट इन्वॉल्व है या नहीं? बताओ सारे बच्चे, बताओ क्या इस रिएक्शन में आपके अनुसार आइसोटोपिक इफेक्ट इन्वॉल्व है या नहीं? सारे बच्चे बोलो, क्या आइसोटोपिक इफेक्ट की याद आ रही है, फील आ रही है या नहीं? हाँ मेरे भाई, क्योंकि देखिए आप सीसीएल बॉन्ड डायरेक्ट टूट रहा है, आरडीएस में सीसीएल बॉन्ड टूट रहा है, सीसीएल बॉन्ड टूट रहा है, यहां तुम हल्का वाला तोड़ रहे हो, यहां भारी वाला तोड़ रहे हो। भारी वाला तोड़ना भारी होता है, आसान नहीं होता मेरे भाई। जब यही आइसोटोप लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में हो तो हम इसे बोलते हैं मेंटल, बोले तो एलिमेंटल इफेक्ट। एलिमेंटल आइसोटोपिक इफेक्ट या एलिमेंटल इफेक्ट? एलिमेंटल इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। सही है? क्या आपके भेजे में गया इट इज ऑब्जर्व्ड विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप? तो मेरे भाई सर्टेनली यहां आप पता कर सकते हैं आर ए आर बी से ज्यादा होगा एंड एलिमेंटल इफेक्ट प्रेजेंट। एलिमेंटल इफेक्ट प्रेजेंट, ये शब्द हैं जो पूरी ऑर्गेनिक में मिलते रहेंगे, ये शब्द हैं पूरी ऑर्गेनिक में मिलते रहेंगे। और आई एम हैप्पी कि इसी के साथ हमने सारी छोटी 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 चीजें कर ली। ठीक है, अब हम एक और बेहद छोटी चीज करेंगे एंड ये टॉपिक रिएक्शन में पूरी ऑर्गेनिक में फैला हुआ है और बहुत ही आसान है, पूरी ऑर्गेनिक में इसका राज है। और ये 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 2 × 2, बस इतना ही है। समझ रहे हो? 2 + 2 = 2 × 2। समझ रहे हैं बात को? पीछे लग रहा है ये क्या सॉल्व करना है? अबे कुछ सॉल्व नहीं करना, बहुत आसान है, बस मैं ये बता। अटैकिंग रीजन, पीछे लग रहा क्या अब अटैक होगा? अरे यार टेंशन नहीं लो भाई, कोई जनरल रिएक्शन सोचो। लेट अस कंसीडर ए रिएक्शन, लेट अस कंसीडर रिएक्शन। ऑर्गेनिक में जब कोई रिएक्शन आएगी तो A + B ऐसा होगा, राइट? मानते हैं या नहीं? या ऐसा लिखा होगा, A पर मैंने B डाला, राइट? ऐसा होगा। दो से ज्यादा भी चीजें हो सकती हैं, दो से ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं। मेरे भाई बहुत ध्यान से सुने, तो मेरे भाई बी ए पर अटैक कर रहा है, हम ऐसा बोलते हैं बी इज अटैकिंग ऑन ए। पीछे लगेगा क्या ए इज अटैकिंग ऑन बी? हाँ मतलब ठीक है, यू कैन से, कह सकते हो। मुझे एक बात बताओ, बी ए के पास क्या करने आया है? पीछे लगेगा रिएक्शन। अरे ठीक है, बी रिएक्शन में क्या करने आया है? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं? बहुत सिंपल सी बात है। बी ए के पास या तो इलेक्ट्रॉन देने आया है या बी ए से इलेक्ट्रॉन लेने आया है। ये क्लियर है क्या? ये कार्बोकेटाइन की क्लास है अमन भाई, ये कार्बोकेटाइन की क्लास है। बी या तो ए से इलेक्ट्रॉन लेने आया है या बी ए को इलेक्ट्रॉन देने आया है। बी इज आइदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन लेने आया है, और इलेक्ट्रॉन डेंस, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी है या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कम है तो ए से लेगा, ज्यादा है तो ए को देगा। क्या ये छोटी सी बात आपके भेजे में गई? क्या ये छोटी सी बात आपके भेजे में गई? बी इज आइदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन डेंस। पहले बताइए क्या ये छोटी सी बात आपके भेजे में गई? ओ आदित्य, सब हो जाएगा डिस्कस, टेंशन नहीं लेने का बेटा आदित्य, सब हो जाएगा। या तो बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन लेगा,
ए से इलेक्ट्रॉन लेगा, और अगर डेंस है तो ए को इलेक्ट्रॉन देगा। क्या ये छोटी सी बात आपके छोटे से दिमाग में आ गई है? हाँ या ना? तो मेरे भाई अटैकिंग रीजन की दो टाइप होती है, आपके सामने आ गया है। there are two type of अटैकिंग रीजन्स। दो टाइप के क्या है? अटैकिंग रीजन्स। पहला मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरे भाई। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक रीजन्स। सारे ध्यान से सुन लो, इलेक्ट्रोफिलिक रीजन। एक मजेदार बात बताऊंगा मेरे भाई। इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स को बुक में पढ़ें तो बुक पता है क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो बोले तो इलेक्ट्रॉन, सही है। फिलिक बोले तो लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को लव करता है। अगर इलेक्ट्रॉन को लव करता है तो बताइए क्या इलेक्ट्रॉन को पाना चाहता है या नहीं? बताइए क्या इलेक्ट्रॉन लविंग है? क्या इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान से सुनना, परसेप्शन जरा 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 सा करके हम चेंज कर देंगे और आपको समझना होगा। इलेक्ट्रॉन लविंग, तो क्या इसे हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मान लें, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे? बताइए, इलेक्ट्रॉन लविंग जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टेंडेंसी। सारे बच्चे बोलो, बहुत छोटी छोटी बात बता रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी एक्सेप्टर होता है, ठीक है जी। अब कई बच्चे कह रहे हैं, अब देख रहा हूं कई बच्चे, कई बुक्स में क्या लिखा होता है, मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता। कई लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मैंने भी लिखा है इलेक्ट्रॉन की कमी होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन की ख्वाहिश रखेगा। एक अच्छा बच्चा कह रहा है सर मैं नहीं देख रहा कमी है या नहीं। अगर दुनिया की कोई चीज इलेक्ट्रॉन ले रही है तो इलेक्ट्रोफाइल है। अब कमी है नहीं है, क्या मसला है उसका, वो उसका मसला है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। आई थिंक ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। तुम्हें कमी दिखे या तुम्हें कमी ना दिखे, दैट्स योर प्रॉब्लम। पीछे लग रहा कुछ तो कमी होगी, हाँ होगी, बट तुम डायरेक्टली, तुम्हें समझना पड़ेगा धीरे धीरे। पहले समझो, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल तो हो गया, इलेक्ट्रॉन सीकिंग तो हो गया मेरे भाई। अब हम बात करेंगे, ए कह रहा ए पर भी तो डिपेंड करेगा। मैंने कब कहा कि गधे नहीं डिपेंड करेगा। बी के लिए मैं दो केस बता रहा हूं ना, तो ऑब्वियसली ए के केस पर ही डिपेंड करेगा मेरे भाई। एक अच्छा बच्चा आया, कह रहा सर कोई चीज इलेक्ट्रॉन ले रही है। मैंने कहा, कह रहा तो लेके रखेगी कहां, जेब में थोड़े रख लेगी। मैंने कहा फिर? कह रहा उसके पास वो होना चाहिए, वो। तो मेरे भाई ये इंटरेस्टिंग पॉइंट, मस्ट हैव वो। देखिए वो नहीं है तो फिर नहीं कर पाएंगे आप। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल सेगमेंट में जा रहे हैं। मस्ट हैव वो, अब इस वो को समझना पड़ेगा। वो मतलब वैकेंट ऑर्बिटल मेरे भाई। वैकेंट ऑर्बिटल होगा उसी में तो इलेक्ट्रॉन लेगा। अब आपको एग्जाम्पल्स में क्या क्या मिल सकता है? आपको एस ऑर्बिटल वैकेंट मिल सकता है। क्वेश्चन में सीधा सीधा एस वैकेंट मिल जाए, तुमको खाली है, खाली है, इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन। आपको पी खाली मिल जाए, पी मतलब पी ऑर्बिटल, वी मतलब वैकेंट। मेरे भाई ये केस तो हलवा है, ये केस लिटरली हलवा है। एस ऑर्बिटल का वैकेंट मिलना, ये मिलेगा। अभी आप देखो, दूर से देखो, आंख बंद करके टटोल के बता दो ये खाली है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसका पी खाली है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। समझदारी आपको कहां दिखानी होगी? जब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वैकेंट हो, जब पाई एंटी बॉन्डिंग वैकेंट हो, समटाइम्स यू वुड गेट कि डी ऑर्बिटल भी वैकेंट। पहले वाले जो हैं वो sp d ऑर्बिटल, और आखिरी के जो दो हैं वो
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात हो रही है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वैकेंट हो और पाई एंटी बॉन्डिंग वैकेंट तो होना चाहिए। मैं सबके एग्जांपल आपके मुंह पे मारूंगा तो टेंशन मत लीजिए। वेल डन। कौन है ये? प्रिंस, वेल डन। इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। वो कह रहे हैं ये SN2 है, ये SN2 डैश है। वेरी गुड, इन्होंने खटाक से पहचान लिया। SN2 में सिग्मा स्टार वैकेंट था और पाई स्टार वैकेंट जो है, एक कह रहा है इतनी क्लास क्यों हो रही है और एक कह रहा है सर क्लास क्यों नहीं हो रही है। तो भाई साहब ये अलग अलग यूनिवर्स से लोग आए हैं, अलग अलग यूनिवर्स से लोग आए हैं। ओके तो मेरे भाई आई थिंक इलेक्ट्रोफाइल आप समझ गए हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन सीकिंग, ये सब बोलते रहो। आओ भैया टाइप बताते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पर चले। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मेरे भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मेरे भाई ये समझ में आ गया तो पूरी ऑर्गेनिक में आपके लिए कुछ बचा ही नहीं है। पहला पॉइंट है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। हे भगवान क्या ही बताऊं मैं, इतनी हलवा कैटेगरी। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, थोड़ा और इसका नाम में ऐड करते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स। नाम में ही सब आ गया, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो और जिनके ऊपर प्लस चार्ज हो। सही बात है या नहीं बताइए? ओके, इंटरमीडिएट्स having incomplete octet and positive charge। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इंटरमीडिएट स्पीसी कर ले, इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड हैविंग प्लस चार्ज एंड हैविंग पॉजिटिवली चार्ज्ड। मेरे भाई आंख बंद करो और सुनकर ही जवाब देते रहो कि हाँ सर होगा 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 टाइप में। कुछ एग्जाम्पल मारूंगा आपके मुंह पर। H प्लस, D+ आइसोटोप है हाइड्रोजन के। ट्राइटियम T+ हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप है। Cl+, Br+, I+, NO+, NO2+, CH3+, या वॉटेवर कुछ और लिख लो, CMe3+। मेरे भाई क्या ये आप दूर से भी देख के पहचान पा रहे हैं? आपको S वैकेंट एंड P वैकेंट मिल गया। S वैकेंट P वैकेंट, कार्बन वाले में P खाली है, हाइड्रोजन वाले में S खाली है। यस नोमा, नोमा यस, यस नोमा। मेरे भाई जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लो, नहीं तो गधे की तरह घूमोगे। क्या ये सबसे हलवा कैटेगरी है? अबे H+ के पास तो 8 छोड़ो, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक था, जालिम जमाने ने छीन लिया। हाँ जी हो जाएगा कृष्णा, लेकिन अब तबीयत का ख्याल रखना। मेरे भाई अब मैं चलता हूं आपको लेके सेकंड कैटेगरी पर। सेकंड कैटेगरी को आप समझे पहले। सेकंड कैटेगरी में आपको मौजा आएगा। सेकंड कैटेगरी जो है वो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। मेरे भाई इसे ध्यान से पहचानना होगा, तो इन पे चार्ज नहीं होगा। समझ में आया? एक गधा लिख रहा है हैलाइड पर प्लस कैसे लगा डाला। इन्हें सीखना ही नहीं है, गधे नालायक। अगर Cl+ तुम्हारे सामने लिख के आएगा तो तुमसे इलेक्ट्रोफाइल बोलोगे या नहीं बोलोगे? बस इतना बोलो, बस इतना बोलो। कैसे आएगा वो तुम्हारी बुद्धि अभी नहीं समझ पा रही, इस चैप्टर में सब समझ जाओगे। मेरे भाई मैं बोल देता हूं सेम लाइन इंटरमीडिएट
सेम लाइन ही होगी, बट चार्ज हम लिख देंगे नो चार्ज, राइट। इंटरमीडिएट हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड नो एनी चार्ज। सही बात है, बताइए। एंड नो एनी चार्ज। चलो रे, इसके एग्जाम्पल मार दें आपके मुंह पे। एग्जाम्पल, बात बहुत पहले की नहीं है। BH3 बोरेन, इसे बोरेन बोलते हैं, बोरॉन हाइड्राइड बोलते हैं। हाँ पार्थ, यहां स्पीसी कर लें, इंटरमीडिएट कोई जरूरी नहीं, इंटरमीडिएट स्पीसीज या इंटरमीडिएट दोनों हो सकते हैं। मेरे भाई BH3 इज बोरेन। बोरेन बेचारा 3 ही बॉन्ड बना रहा है, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, 8 से कम है, चार्ज है नहीं। एक कह रहा है ये एग्जिस्ट नहीं करता, आई एग्री। तो ये डाइमर फॉर्म में रहता तब भी इसकी बैंड बजी रहती है। BF3 ALH3 AlCl3 डैश 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 डैश, इन सबके पास आप देखेंगे, इन सबके पास आप देखेंगे तो क्या है बताइए। ठीक है, मैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट में कुछ और भी डाल देता हूं, लाइक और लुईस इसे डाल देता हूं, SbCl5 PCl5 PCl3। यहां डी ऑर्बिटल खाली है, ए डी खाली, डी 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 खाली भैया, डी पी में डी खाली होता है, डी वैकेंट भी मिल गया, डी वैकेंट भी मिल गया, डी वैकेंट भी मिल गया। वेल्डन, बहुत अच्छे। एक बच्चा लिख रहा है कि इधर इधर उसको लेकर आओ, इधर उसको लेकर आओ। कार्बीन, नॉट बैड नॉट बैड। मेरे भाई कार्बीन एक ऐसी चीज है दो ही बॉन्ड बनाता है। कार्बीन, इन पर भी चार्ज नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। मेरे भाई ये 2 कैटेगरीज एक्चुअली बहुत इजी हैं, और इलेक्ट्रोफाइल की सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी 3rd कैटेगरी। और वो कह रहा न्यूट्रल वालों को कैसे पहचानेंगे, इंसान बनाया ऊपर वाले ने, क्या गलती करी उसने। मेरे भाई ये तो बहुत कॉमन सी चीजें हैं। बोरॉन फैमिली में घुसोगे तो आप देखोगे इनके पास ऑक्टेट की कमी होती है। मेरे भाई अगली कैटेगरी ही सबसे ज्यादा यूज होगी, और इस कैटेगरी को देखो, यही आपको बहुत सारे आने चाहिए, ये ज्यादा आना चाहिए। ये है कंप्लीट ऑक्टेट। ओ भाई साहब, ये क्या बवाल है, कंप्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल। अरे भाई साहब, एक कह रहा है जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्या आवश्यकता है इसको। मेरे भाई ये आलसी प्रवृत्ति का, कह रहा मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, जबकि इधर इनकी बैंड बजी पड़ी है। ये कह रहे हैं हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए एट एनी कॉस्ट। पहली कैटेगरी कह रही एट एनी कॉस्ट हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोगे नहीं तो लूट लेंगे। ये भी मेरे भाई काफी अनस्टेबल कैटेगरी है, लेकिन लास्ट कैटेगरी एक्चुअली स्टेबल कैटेगरी है। लास्ट कैटेगरी एक्चुअली स्टेबल कैटेगरी, फिर भी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रखता है। आइए मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूं, सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे भाई सुबह सुबह का वक्त, तो मैं अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था। अब मॉर्निंग वॉक कोई इंसान क्यों करता है बताइए। मॉर्निंग वॉक करता है कि फ्रेश O2 मिले, फ्रेश O2 ऑक्सीजन। और सुबह सुबह कसम से मेरी नजर पड़ गई ना CO2 पे। अब यार सुबह सुबह कोई CO2 थोड़े देखने जाता है या लेने जाता है। नजर पड़ी CO2 पे, मूड हो गया खराब। मैं CO2 से दूर जाने का प्रयास कर रहा हूं, CO2 मेरी तरफ आ रहा है, मैं और दूर, वो और तेज, और मेरे पास। और जैसे ही मेरे पास आया, आके उसने ऐसे चरण स्पर्श किया। मैंने कहा क्यों रे, सुबह सुबह क्या कर रहा है गार्डन में, गार्डन में घूमना मना है। उसने कहा सर मैं भी फ्रेश O2 लेना है। मैंने कहा झापड़ मारूंगा, तुम CO2 होके O2 लेने आए। फिर मैंने लेफ्ट राइट थोड़ा देखा, मैंने कहा क्या चल क्या रहा है तुम्हारा इधर। कह रहा है सर वो मैं ऐसे ही सुबह सुबह निकला, और मैं, अब ध्यान से सुनना, देखो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन कह रहा सर मैंने सोचा कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। तो मैंने कहा गधे, ऊपर वाले का दिया सब कुछ तो है तुम्हारे पास। कह रहा है सर वो तो दिया सब कुछ है, लेकिन मेरे सर पे हल्का हल्का प्लस मुझे महसूस होता है। मैंने कहा अरे नालायक, इतना तो चलता है।
कह रहा है सर ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पोलराइजेशन से मेरे कार्बन पे प्लस महसूस होता है। कोई दे देता इलेक्ट्रॉन तो ठीक, नहीं दे रहा तो भी ठीक। मेरे भाई क्या आप समझ रहे हो, ये पाई बॉन्ड बना रहा है तो क्या इसके पास ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो किधर लेगा, पाई स्टार वैकेंट, पाई एंटी बॉन्डिंग वैकेंट मिलेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी। एक बच्चा यह कह रहा है अच्छा तो आप ये ज्ञान दे रहे हो कि जिसके पास भी सी डबल बॉन्ड ओ होगा वो आपकी निगाह में इलेक्ट्रोफाइल होगा। मैंने कहा तो मैंने ऐसे ही कुछ है। कह रहा है गुरुजी कहीं आप फंस तो नहीं गए। मैंने कहा क्यों। कह रहा मुझे बहुत पता है एल्डिहाइड में भी होता है सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन में भी होता है सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है सी डबल बॉन्ड ओ, ईस्टर में भी होता है सी डबल बॉन्ड ओ, एसिड हैलाइड में भी होता है सी डबल बॉन्ड ओ, और तो और गुरुजी एसिड एनहाइड्राइड में भी होता है सी डबल बॉन्ड ओ। मैंने कहा अच्छा। कह रहा है अब आप बच नहीं सकते। उसने कहा अगर डबल बॉन्ड ओ की बात कर रहे हो तो डबल बॉन्ड एन ने क्या गुनाह किया है, डबल बॉन्ड एन भी लीजिए, और अगर बात चली है तो दूर तलक जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी मुझको याद आ रहा है, उसको भी लीजिए, उसको भी लीजिए। और हर कार्बन पे कुछ ना कुछ पोलराइजेशन तो रहेगा ही, तो हर कार्बन पे कुछ ना कुछ प्लस तो रहेगा ना भाई, यहां भी रहेगा प्लस है। तो ये सारे के सारे समझ रहे। एक बच्चे ने एक बहुत खूबसूरत चीज लिखी। उसने कहा तो आप कह रहे हो पाई बॉन्ड अलग अलग एटम के बीच में हो, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन। मैंने कहा उसने कहा सर जी कसम से मुझे बताओ क्या 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 ये भी आपको लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल लग रहा है। एक ने कहा बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, सल्फोनिल क्लोराइड भी आपको फिर इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग वैकेंट वाला। बिल्कुल लगेगा जी। एक ने कहा अब सर मुंह मत खुलवाओ आप ना, इसे भी इलेक्ट्रोफाइल मानो। अरे सब इलेक्ट्रोफाइल है, सारे इलेक्ट्रोफाइल है। सैनी जी कह रहे हैं पर ये आर दे भी तो रहा होगा। ओके तुम कहीं चपरासी की नौकरी कर रहे हो, ठीक है सैनी साहब, और तुम्हें एक अच्छी जॉब का ऑफर मिले तो तुम एक्सक्यूज यही रखोगे ना, लेकिन मुझे यहाँ 1700 रुपया महीना, एक कटिंग चाय और 2 पार्ले जी के 5 रुपए वाले बिस्किट के पैकेट भी तो मिलते हैं। तो ये कौन सा लॉजिक है तुम्हारा। ये कह रहे हैं कि आर भी तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये कह रहे हैं आर भी तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अरे दे रहा होगा आर, लेकिन जब बाहर से कोई बढ़िया देने वाला आएगा तो क्या ये डैशपंथी तुम वहां गिनाओगे, गिनाओगे क्या ये डैशपंथी। तो मेरे भाई मजेदार बात यह है कि अभी तक मैंने आपको जो कैटेगरी बताई है ये कैटेगरी सारी की सारी पाई एंटी बॉन्डिंग वैकेंट वाली है। अब मैं आपको लेकर चलूंगा एक और बेहद खूबसूरत कैटेगरी में, उसमें एक और याद आ गया मुझे, NOCl। एन मेरे भाई बहुत पॉपुलर चीज है, इसका नाम है टिल्डन रीजेंट, टिल्डन रीजेंट। और कुछ याद आएगा पाई एंटी बॉन्डिंग वाला लिख लेंगे। मेरे भाई इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग अब आपको जो और ध्यान देना है वो देना है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वैकेंट पर, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वैकेंट पर। तो ऑब्वियसली यहां पाई बॉन्ड का रोल नहीं होगा, सिग्मा बॉन्ड का रोल होगा। जैसे मैं एक चीज बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये है ICl, बहुत ध्यान से देखें, आयोडीन एंड क्लोरीन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, राइट। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है, और क्या आपको पता आयोडीन पर भी लोन पेयर है, और क्या आपको पता है क्लोरीन पर भी लोन पेयर है। तो क्या आयोडीन क्लोरीन में क्या रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है तो आज नहीं तो कल ये टूट जाएगा, आज नहीं तो कल ये टूट जाएगा।
और मेरे भाई टूट गया तो Cl माइनस लेके भागेगा और I पर प्लस आएगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन देने आएगा ना इसे, वो I को देगा, I को। और I के किसको देगा? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वैकेंट को। खटैक Cl को कहेगा चल निकल पहली फुर्सत में। मेरे भाई क्या आप समझ रहे हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं। एक गधा है गोलू कह रहा NO2। NO2 क्या होता है बे? What the dash NO2 is? What is NO2? है NO2 होता क्या है? पढ़े लिखे हो कि डैश हो एकदम? मेरे भाई ICl इज ए इंटर हेलोजन कंपाउंड और ये आपका एक इलेक्ट्रोफाइल है जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक साइट आयोडीन है। इलेक्ट्रोफिलिक साइट आयोडीन है। BrCl, IBr, IN3। बहुत आराम से देखे। एंड मजेदार बात है, एक बच्चा काफी देर से लिख रहा है H2SO4। मुझे कोई दिक्कत नहीं है H2SO4 में। H2SO4 में मैं इधर लिख चुका हूं एक्चुअली, H2SO4 H+ देता है, वो वाली चीज लिख चुका हूं, बट फिर भी आप चाहो तो लिख लो। बेटर टू राइट, बाद में लिखेंगे। HCl, HBr, यहां मेरे भाई ये हटेगा, H पर प्लस आएगा, ठीक है। HCl, HBr, HI, ये सब तो बहुत हलवा है भाई। एक बच्चा आया कह रहा सर जी फिर तो RX एल्काइल हैलाइड। याद करो SN2 में तुम इसे इलेक्ट्रोफाइल मानते थे। SN2 में तुम इसे इलेक्ट्रोफाइल और पे आया, इसे इलेक्ट्रॉन देता था, कहता था X निकल लो बेटा। ऑल काइंड ऑफ हैलाइड्स आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। कुछ अच्छे होंगे, कुछ बहुत अच्छे होंगे, और कुछ अच्छे नहीं होंगे। एक बच्चा आया कह रहा सर इन्होंने कोई गलती करी है क्या? मैंने किसने? कह रहा है Cl2, Br2, I2। नहीं, कोई गलती नहीं करी, लेकिन ये उतने अच्छे नहीं होंगे जितने अच्छे ऊपर वाले, क्योंकि यहां देखो, यहां एक ही फैक्टर है जनाब, और वो फैक्टर है लोन पेयर रिपल्सन। बॉन्ड होगी वीक, इलेक्ट्रॉन होंगे लूज, हम कर सकते हैं इसको यूज। यहां लोन पेयर रिपल्सन एकमात्र वजह होगी, जबकि ऊपर रिपल्सन के साथ साथ क्या होगा बताइए? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत कैटेगरी आपको मिली है इलेक्ट्रोफाइल्स की। एंड इंटरेस्टिंगली यू वुड गेट दीज कैटेगरीज इन इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं देख पा रहा हूं कि कुछ गधे इतने चुनिंदा क्वालिटी के हैं जो पढ़ा रहा हूं उसके साथ साथ वो कचरा चीज रिवाइज करते चल रहे हैं। जैसे एक गधा है, वो लिख रहा RMGX, ही डोंट नो एनीथिंग अबाउट RMGX, बट गधे की तरह बोल रहा RMGX लिखो। एक खच्चर बेंजीन लिख के भाग गया, डोंट नो एनीथिंग अबाउट बेंजीन एंड RMGX, सर लिखो RMGX लिखो, सर बेंजीन लिखो। एक बच्चा कह रहा है फ्लोरीन क्यों नहीं लिखा? फ्लोरीन इज नॉट कॉमनली यूज्ड, बट आएगा तो यहीं आएगा, टेंशन मत लीजिए। आएगा तो इधर ही आएगा, कुछ और याद आएंगे तो हम यहां लिख देंगे, टेंशन मत लेना। ओके, सो दीज आर द कैटेगरीज। इसमें कुछ कंफ्यूजन से बचने के लिए नोट पर ध्यान दें, नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मेरे भाई जैसे एल्कली मेटल्स इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते इन स्पाइट ऑफ हैविंग पॉजिटिव चार्ज। Na+, K+ आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स। प्लस देख के नाचने मत लगना, Na+, K+ इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते। हाँ मेरे भाई, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, Ag+, Hg+2, Hg2+2, ये इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, मैं अभी यहां आपके मुंह पे मारने जा रहा हूं राइट नाउ, उसे लेकर कई लोग डिबेट भी करते हैं। अभी जैसे सैनी साहब ने एक डैशपंथी करी थी, उस पर भी बात करेंगे। मेरे भाई क्या तुमने कभी सुना है हाइड्रोनियम आयन, HO, HH एंड ये प्लस? डोंट यू थिंक ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वैकेंट वाला इलेक्ट्रोफाइल है? भाई इधर आओ, इधर AH आया, Cl को बोला चल निकल,
ये आया H से इलेक्ट्रॉन, H को इलेक्ट्रॉन दे रहा, इसे कह रहा चल निकल। देखो ना, सिंपल सी बात तो है, सिंपल बात तो है। ये H से H को इलेक्ट्रॉन दे रहा, Br भाग रहा है इलेक्ट्रॉन लेके। मेरे भाई बधाई हो बधाई, हाइड्रोनियम आयन भी इलेक्ट्रोफाइल है भाई। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, अमोनियम को हम इसी कैटेगरी में लेकर आएंगे। लेकिन क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि थर्ड कैटेगरी वीक कैटेगरी है? क्या आप ये मानते हैं थर्ड कैटेगरी वीक इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी है? इन्हें इलेक्ट्रॉन नहीं मिले तो ये कंपाउंड हैं, ये ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, CO2, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एनाइड्राइड एसिड, एलाइड, साइनाइड, SO3, सल्फोनिल क्लोराइड, टिल्डन रीजेंट, ICl, BrCl, IBr, IN3, HCl, HBr, Cl2, Br2, सब एग्जिस्ट करते हैं यार। नहीं दोगे इलेक्ट्रॉन तो पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दे दोगे तो सही तरीके से दोगे तो ले लेंगे। एक बच्चा आया कह रहा मैंने एक बात पकड़ ली। मैंने कहा बोलो। मैंने कहा क्या है? कह रहा ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। मैंने कहा हाँ। कह रहे नहीं, इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता, मतलब टेंडेंसी है बट ज्यादा टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि ये अपने आप ही स्टेबल है। मैंने कहा कह रहा तो इन्हें इलेक्ट्रॉन देने वाला, इन्हें इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या बहुत ज्यादा टेंडेंसी वाला होना चाहिए? यानी अगर इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी वीक है, कम है, लो है, तो क्या इन्हें इलेक्ट्रॉन देने वाले की टेंडेंसी जबरदस्त होनी चाहिए? यानी सारे बच्चे बोलो, क्या ये छोटी सी, देखो रिलेट करोगे तब मजा आएगा, रिलेट करोगे तब मजा आएगा, रिलेट करोगे तब मजा आएगा। अगर अगर इन्हें इलेक्ट्रॉन, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल नहीं मिले तो भी ठीक, ये बेचारे परेशान है। ये कह रहा कोई भी गरीब भी आएगा इलेक्ट्रॉन देने तो हम ले लेंगे, लेकिन ये कह रहा है थोड़ा लेवल में होना चाहिए, कोई बढ़िया इलेक्ट्रॉन लेके आए, ऐसा लल्लू पंजू अपने को नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल्स अटैकिंग रीजेंट में। वी गॉट टू नो कि दो टाइप के थे इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स, उसमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स हमने पढ़ डाला है। तीन कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आनी चाहिए, दिमाग में बैठा होना चाहिए। मूविंग फॉर नेक्स्ट वन, एंड इट इज सेकेंड वन, न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट्स। मेरे भाई ये बहुत मजेदार है दरअसल, यहां सत्य का सामना करना पड़ेगा, बच नहीं पाओगे आप। न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या है? न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। अबे देगा तो तब ना रे भाई, जब होगा, जब होगा तभी तो देगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंस साइट होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर जी एक तो पता है लोन पेयर जो होते हैं ना सर, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मुफ्त, मतलब शेयर्ड नहीं होते ना सर, अनशेयर्ड एक ऑर्बिटल में पड़े रहते हैं, उन्हें दिया जा सकता है। तो मेरे भाई बात को ध्यान से सोचो, लोन पेयर वाली साइट न्यूक्लियोफाइल में आ सकती है, जिन पे लोन पेयर है। एक ने कहा ऑक्सीजन, मैंने कहा नाइट्रोजन, हाँ सल्फर, अरे ठीक है यार, लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल में लोन पेयर होगा ही होगा। देखना, अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजा आने वाला है। ओके, लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। क्या तुम्हें याद है पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूज, और हम कर सकते हैं उसको यूज। लेकिन क्या तुम्हें याद है पाई इलेक्ट्रॉन्स हम इधर भी ले चुके हैं, पाई इलेक्ट्रॉन हम इधर भी ले चुके हैं। लेकिन समझदार के लिए काफी सारा आपको बताऊंगा दोबारा, यहां पाई बॉन्ड अलग 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 एटम के बीच में है, और यहां होगा पाई बॉन्ड विद सेम एटम। क्या मेरी बात आपके भेजे में गई है? पाई इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम एटम, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे लूज, इनको पोलराइज करके हम कर लेंगे यूज। और सबसे थर्ड कैटेगरी खूबसूरत कैटेगरी मेरे भाई, ये है सिग्मा बॉन्डिंग फील्ड। भाई साहब बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हम और आईआईटी के सिलेबस में भर भर के यूज करते हैं, कोई बात नहीं करता।
हर साल जेईई एडवांस में इसके क्वेश्चन आते हैं। जिस दिन थोड़ा सा उसके नेचर के बारे में पूछ लेगा, सब साइड में सबको करके रुमाल निकाल के मुंह में फंसा के जमीन पे लेट के नागिन डांस करने लगेंगे। इसलिए हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें डांस ना करना पड़े। तो मेरे भाई ये 3 कैटेगरीज पर अगर आप निगाहें जमाए रखेंगे तो मजा ले कोई न्यूक्लियोफाइल आपकी निगाहों से छूट जाए। आइए 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 हम बात करेंगे। न्यूक्लियस लविंग है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डेंस साइट है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहां मैं थोड़ी सच्चाई की बात करूंगा क्योंकि सच का सामना करना जरूरी होता है। फर्स्ट, लिखने को मैं लिख रहा हूं नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, प्लीज मेरी फीलिंग्स को समझिएगा। पीछे लगेगा हम नहीं समझेंगे, हमारी फीलिंग कोई नहीं समझता, हम क्या समझे। ठीक है, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। So better to write nucleophiles having negative charge. Nucleophiles having negative charge. यार अब आप इसे समझना मेरी मजबूरी है क्योंकि हम ऑर्गेनिक में यूज बड़े अलग तरीके से करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं अगर ऐसा लिखूं NaOH, राइट, सो आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम है। इन जनरल में लिख सकता हूं OH माइनस, राइट। क्या OH माइनस में O पर लोन पेयर है? क्या OH माइनस में O पर लोन पेयर है? बट आप OH माइनस लाओगे कहां से? या तो NaOH से ला रहे होगे, या KOH से ला रहे होगे, या अदर हाइड्रोक्साइड से ला रहे होगे। वो होंगे इस फॉर्म में, बट ऑर्गेनिक में आपको एरो के ऊपर OH माइनस टाइप की चीज लिखी मिल सकती है। ओके, नाउ आई डोंट थिंक तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। OR माइनस, you can have like KOR, NaOR and so many. You can have SH minus, right? KSH। मैं आपको बता रहा हूं ये होते ऐसे हैं, ऐसे भी लिख के मिल सकते हैं, बट जल्दीबाजी में ऐसे भी एरो के ऊपर मिल सकते हैं। NaSH, LiSH, ऐसा कुछ मिल सकता है आपको। SR माइनस, देखते रहिए। NaSR, ऐसा भी मिल सकता है, नेगेटिव चार्ज में ऐसा भी मिल सकता है। Cn माइनस, देखो देखो सब पे लोन पेयर है भाई। KCN, NaCN, ऐसा करके कुछ मिल सकता है आपको। लाइक N3 माइनस, KN3, NaN3, ये सारे के सारे जो हैं, सारे के सारे जो हैं न्यूक्लियोफाइल्स, कोई परेशान होने वाली बात है नहीं। लाइक एसीटेट माइनस, O माइनस, COCS, सब पे लोन पेयर है, देख लो। NaOCOCS3, और इससे शॉर्ट में NaOAC भी लिख सकते हैं। अभी आ जाएगा आगे OAC क्यों लिखा है। अब मैंने अभी आपको पूरी बात बताई नहीं है, इसलिए मौजा आने वाला है मेरे भाई। जैसे देखिए H माइनस, D माइनस, T माइनस, CH3 माइनस, बताइए जरा इन चारों पर लोन पेयर है या नहीं? मेरे सवालों का जवाब दो, क्या इन चारों पर लोन पेयर है या नहीं? प्लीज टेल मी। थर्ड पॉइंट में लिखा है इलेक्ट्रॉन डेंस साइट। इलेक्ट्रॉन डेंस साइट मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉन्स हो, इलेक्ट्रॉन डेंस साइट जिसपे इलेक्ट्रॉन्स हो, सब सिंपल। बताइए, पहले बताइए, H माइनस, D माइनस, T माइनस एंड CH3, क्या इन सब पे लोन पेयर है? लेकिन यही मजेदार चीज है, ये लोन पे बिल्कुल है। ऐसा एग्जाम में लिख के आएगा, हम चिल्लाएंगे हाँ न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियो, बट ये सच नहीं है, ये सच्चाई नहीं है मेरे भाई। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू वॉन्ट गेट एनीवेयर H माइनस, D माइनस, T माइनस, CH3 माइनस। अब आप कहोगे हमें पढ़ाया गया था उसमें था, अरे तुम्हें जो पढ़ाया गया था अगर उसमें ये लिखा गया था तो गलत लिखा गया था। इंटरेस्टिंगली ये चार चीजें एग्जिस्ट करती ही नहीं। हाँ, हमें पढ़ाया जाता है बट ये चार चीजें एग्जिस्ट करती नहीं है, हमसे कुछ छिपाया जाता है। मैं आज बताऊंगा कि
क्या है सच, और इसका राज खुलने वाला है, राज। मेरे भाई दरअसल H माइनस, अच्छा हाइपोथेटिकली अगर ये होता तो क्या होता, अरे भाई साहब ये ऐसी की तैसी कर देता, ये बेस की तरह काम करता, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करता। पहली बात तो होता ही नहीं, आइए बताता हूं। दरअसल पूरी ऑर्गेनिक में H माइनस नहीं मिलेगा, तुम्हें एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेगा, LiAlH4 या NaBH4 या LiBH4 या ऐसे कई सारे और हाइड्राइड्स। अब आप जरा ध्यान से देखें, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, बोरॉन H के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, यहां बोरॉन H के बीच में कोई अगर आके ये कहता है कि यहां H माइनस, पट्ट से मारो, बॉन्ड है बॉन्ड। मेरे भाई ऐसे ही अगर बात करें तो D और T भी इसी तरीके से कोवैलेंट कंपाउंड में होते हैं, ये ऐसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। NaBD4, तो अगर कोई तुमसे पूछे कि NaBD4 क्या, तो टेल हिम न्यूक्लियोफाइल, इट्स अ सप्लायर ऑफ D माइनस, बट इट इज नॉट D माइनस। अब तुम आम का पेड़ देख के उस पर चिपक गए, कह रहे हो आम है, आम है, नहीं आम नहीं, आम का पेड़ है, आम उसके ऊपर है, जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। NaBD4 एक टी के लिए लिख लेते हैं, यहां पर भी लिथियम वाले हो सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां भी हो सकते हैं LiAlT4, राइट। मेरे भाई CH3 माइनस नहीं होता, यू वोंट गेट। क्या होगा फिर, पीछे लग रहा है कुछ तो होता होगा, यूं ना बोलिए कि नहीं होगा, कुछ होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। अबे ये सब माइनस छोड़ छोड़ भाग गए हैं, डर का माहौल है बेटा। चलो रे, सल्फर पे चलो। हाँ, ये किसका छूटा हुआ है इधर, ये N की डंडी है। मेरे भाई आपको बताऊं, कार्बेनायन भी ग्रिग्नार्ड के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, CH3MgX या CH3Li या CH3 होल ट्वाइस CuLi। समझ रहे हैं, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, कोई पूछे ये क्या कह दो न्यूक्लियोफाइल, बट ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते। मेरे भाई इन जनरल मैं इसे लिख सकता हूं RMgX। R इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, एल्काइल पार्ट, मैग्नीशियम एंड हैलाइड। चलो सोचो जानो सीखो समझो, सारे बच्चे समझो। LiAlH4 का स्ट्रक्चर मुंह पे मारने जा रहा हूं, मुंह आगे कर दो सारे। Li प्लस होता है, और एल्यूमिनियम सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये देख लो, और ये एल्यूमिनियम पर माइनस है। ऐसे ही ड्यूटीरियम में H की जगह D लगा होगा, ट्राइटियम में T लगा होगा, एंड जैसा यहां ग्रिग्नार्ड आप देख पा रहे हैं CH3MgX। बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां कोई CH3 माइनस नहीं है, यहां कोई H माइनस नहीं है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, अच्छा बताओ ये इलेक्ट्रॉन किसे देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा इलेक्ट्रोफाइल, किसी उठा लाओ एक इलेक्ट्रोफाइल, उठा लाओ एक इलेक्ट्रोफाइल। कह रहा सर जी हम CO2 ले आए, क्या CO2 सामने मिला उसी को उठा लाए, ले आओ कोई दिक्कत नहीं है, ले आओ CO2 की ऐसी की तैसी। आइए मेरे भाई, अब बताओ CO2 के कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहां CH3 की बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड में, कौन सी बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड में। ओ भाई गुलाबी गुलाबी जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड के बीच के इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल फिल्ड है, फिल्ड भरा हुआ है, भरा हुआ है भाई, भरा हुआ है। और भरा है अगर, तो इस एरो, इस बॉन्ड से हम ऐसे एरो बनाते हैं कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं, राइट। और फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर पोलराइज होंगे, और इस तरीके से हम आगे रिएक्शंस करना सीख जाएंगे, ठीक है। कृष्णा गेट वेल सून, थोड़ा और 5-7 दिन रेस्ट कर लें, हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं होता जीवन में, हेल्दी हो जाएं तो हम फिर और मेहनत करके कर लेंगे। तो मेरे भाई है ना मजेदार बात, क्या नाम है आपका, अब है काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली SN2 बट काइंड ऑफ SN2, आप सोच सही रहे हैं।
तो मेरे भाई क्या आपको सच्चाई पता चली क्या? क्या आपको नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की सच्चाई पता चली? अब इसके आगे मैं बहुत सारी कैटेगरीज लिख सकता हूं, लाइक Na ऑर्गेनोमेटालिक में मैं और लिख सकता हूं NaC ट्रिपल बॉन्ड CH एंड सो ऑन ETC। ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल खूबसूरत कैटेगरी है, खूबसूरत कैटेगरी है। एक कैटेगरी, एक ऑर्गेनोमेटालिक, एक बच्चा और बोल रहा है, हाँ वो जेई सिलेबस में है, मैं चाहो तो लिख देता हूं, हालांकि वो कार्बोनाइल में हम पढ़ेंगे। CH3 होल ट्वाइस CD ऑर्गेनो कैडमियम सिलेबस में है। एक कह रहा है LiH4 पीछे भी लिखा था, कहां पीछे लिखा था? क्या सूंघ के आए हो बेटा तुम? हैं पुष्कर? पुष्कर को सूंघ के आया है, कह रहा हमने उधर भी AlH4 लिखा। ये पहली पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी पे चलते हैं। दूसरी कैटेगरी है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है बताइए? न्यूक्लियोफाइल विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी चार्ज। मेरे भाई मैं क्या कहता हूं कि जल ले लो, पीछे लगे रहा अच्छा सर, और अरे मैं कह रहा हूं जल ले लो, एल्कोहल ले लो, पीछे लगे रहा सो नाइस। दो चीजें आपने दे दी, बाकी हम जुगाड़ कर लेंगे। लेने का मतलब है एग्जाम्पल के तौर पे ले लो। जल में ऑक्सीजन पर लोन पेयर, एल्कोहल में ऑक्सीजन पर लोन पेयर, एमीन 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 प्राइमरी एमीन, नाइट्रोजन पर लोन पेयर, सेकेंडरी एमीन नाइट्रोजन पे लोन पेयर, थायोल सल्फर पर लोन पेयर। अरे यार मैं कब तक लिखूंगा भाई? लोन पेयर ही लोन पेयर। एक कह रहा सर जी एक मैंने कहीं देखा था ना सर, कोई चार्ज नहीं था सर। हाइड्रोजीन सर, हाइड्रोजीन सर। क्या ये भी न्यूक्लियोफाइल? हाँ भाई है न्यूक्लियोफाइल। डैश 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 कर देते हैं, लेकिन डैश 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 करने से पहले मेरे भाई क्या आपको याद है पाई बॉन्ड वाला एग्जांपल? एल्कीन, एल्कीन भी तो न्यूट्रल है। पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लूज कर सकते हैं हम इसको यूज। नहीं एकलव्य, कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं बनता मेरे भाई। मैंने इसमें एक और एल्कीन रखी है, आइसोब्यूटीन। क्या आप मुझे यह बताओगे कि आखिरी दो में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसके पास हैं? क्या आप में से कोई मुझे बताएगा आखिरी दो में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसके पास? मेरे सवालों का जवाब दो कि आखिरी दो में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसके पास हैं? लास्ट दो में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसके पास हैं? वेल्डन, वेल्डन अंशिका, वेल्डन पीयूष, वेल्डन केशव, प्रीतम, त्रिषा, स्वाति, अभय, आदित्य, प्रिंस, क्रिस खच्चर, जेठालाल, वेल्डन। आइसो वाले के पास बिल्कुल सही बात है। इसमें इन मिथाइल की वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये ज्यादा आगे दे सकता है। मेरे भाई कोई बच्चा बहुत देर से बोल रहा था कि बेंजीन, बेंजीन कहां हो बेंजीन? बेंजीन, क्या बेंजीन में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? और क्या वो भी सेम एटम्स के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में? बेंजीन, अच्छा बताना जरा, बेंजीन में ज्यादा है या एनिलीन में? जवाब क्यों नहीं देते आप? मेरे सवालों का जवाब दो, बेंजीन या एनिलीन? बताओ जल्दी बताओ। वेल्डन 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 बिल्कुल सही, एनिलीन। मेरे भाई देखो बेंजीन तो दोनों में है। क्या तुम्हें याद है NH2 के भी इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस से रिंग में जाएंगे
और रिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, अरे भाई साहब, तो रिंग तो कहेगा हम ज्यादा देंगे, हम ज्यादा देंगे। रिंग में बढ़ गया इलेक्ट्रॉन, एनिलीन। मेरे भाई एक बहुत अजीब सी कैटेगरी है, अगर तुम थोड़ा सोचो तो तुम विचलित हो जाओगे। व्हाट द डैश इज दिस? पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देता है, पॉजिटिव का मतलब तो कम ही होगी ना। ना ना ना, ध्यान से सुनना। ये थोड़ी सी न्यूक्लियोफाइल हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ये थोड़ा बेवकूफ बनाने टाइप जैसा है। जैसे ये देखिए, NH2 मैंने लिख दिया तो भैया न्यूक्लियोफाइल हो गया, और इसके बगल में मैंने एक NH3 प्लस रख दिया, तो किसी और साइड पर प्लस है और कोई और साइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक है। देखो मगर बोर्ड पर ये आया NH3 प्लस, तो ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे। एक बच्चा आया, कह रहा सर मुझे सब समझ में आ गया। मैंने कहा ठीक है। कह रहा नहीं, एक चीज नहीं समझा पा रहे हो आप। मैंने कहा क्या? कह रहा ये क्या है जो हर कैटेगरी में आ रहा है? देखिए सर, ये इलेक्ट्रोफाइल में भी आया है, इलेक्ट्रोफाइल में आया है, और तो और सर ये न्यूक्लियोफाइल में भी आया है। ये देखिए सर, क्या है ये कौन सा रीजेंट है? तो क्या आपका डाउट है क्या ऐसा? आई डोंट थिंक ऐसा कोई डाउट होना चाहिए आपको। तो हमने क्या इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, कितने टाइप के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ होती है, कितने टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, तो मेरे भाई हम इसमें और भी बहुत कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। तो समय के साथ साथ हम बिल्कुल ऐड ऑन करेंगे। जैसे इलेक्ट्रोफाइल में मुझे एक और चीज याद आई है अभी, कुछ रिंग्स भी इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी में आएंगी, एंड वो होती हैं बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। जैसे ये देखिए, ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक कैटेगरी में है। हालांकि एक बच्चा बहुत शुरू से एक बात बोल रहा था कि सर बी क्या कर रहा है, ये ए के नेचर पर भी डिपेंड करेगा। दैट्स वेरी करेक्ट। बी ए तो मतलब रिएक्शन में दी गई दोनों चीजों को देखना, फिर आपको स्ट्रांगली फील आएगा कि एक दे रहा होगा एक ले रहा होगा, बस वही आपको मार्क करना है। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होने के बाद मैं आप क्या है वे? मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जिसमें आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप केवल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल लिख कर आएंगे, पहचान के लाएंगे, रिएक्शन नहीं करनी है। आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल इन गिवन रिएक्शन। ठीक है जी, बस इतना पहचान लोगे ना, रिएक्शन पूरी मत करना मित्र। मित्र पूरी रिएक्शन नहीं करनी है, मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दे दो। याद रखना, एक ही चीज अलग अलग भी हो सकती है। हाँ, ऐसा डैश पंक्ति मत सोच लेना। हम्म 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 मेरे भाई अब आप पूरी केमिस्ट्री को अपनी ग्रिप में रख सकते हैं। आपके पास है भैया मामला, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। दोनों चीज पर निगाह डालकर ही डिसीजन लीजिएगा। हाँ जी, चलो कर लोगे। आपको रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं लिखना है, आपको बस ये बताना है
कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है। 10 एग्जाम्पल ये। मेरे भाई बिल्कुल घबराना नहीं, बहुत आसान है यार। मैं सच बोल रहा हूं और सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूं। ज्यादा क्वेश्चन में देता नहीं, आप भली भांति जानते हैं ये बात। ओके, बहुत अच्छे। जेठालाल कह रहे हैं कि आपके आशीर्वाद से मैं टीवी पर आता हूँ। आप टीवी पर आते हैं लेकिन बहुत डेस्पंती करते हैं टीवी पे आके। तो जेठालाल थोड़ा जेई की तैयारी पर फोकस करें, तो जेई जब निकल जाएगा तो आपका ये अचीवमेंट और बड़ा होगा। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, प्रोबेबली हम संडे क्लास लगा लेंगे। ठीक है, संडे क्लास लगा लेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगली क्लास में हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे 15-20 मिनट बात करेंगे और उसके बाद कार्बोकेटायन हाइड्रोकार्बन सेगमेंट में घुस जाएंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।